Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज से पहले हम लोगों ने जनवरी, दिसंबर और नवंबर ये 3 मंथ कवर कर लिए हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग MCQs के थ्रू। आई एम होपिंग कि आप सभी इसको साथ साथ पढ़ रहे होंगे, ताकि ना लास्ट में आपका जो पूरा एक ये मटेरियल है वो इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि हमें लगता है ऐसा है कि हम बस अभी GS कर लेते हैं और फिर करंट अफेयर हम लगातार 10 दिन पढ़ लेंगे तो हमारे हो जाएंगे। तो उसमें होता है क्या ना, बहुत चीज़ें ऐसे आपस में मर्ज हो जाती हैं कि ये इंडेक्स इसने भी निकाला था, वो इंडेक्स इसने भी निकाला था, कौन टॉप पर था, इंडिया का रैंक कितना था, पहले कितना था, अब कितना है, वो सब चीज़ें फिर ऐसे मिक्स मैच हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेटर तरीका यही है कि आप लोग रोज़ करंट अफेयर्स को करो, रोज़ इनको रिवाइज भी कर लो। कोई भी चीज़ एक बार पढ़कर आपने नहीं छोड़नी है। अगर आप उस चीज़ को 2 बार नहीं पढ़ रहे हैं तो पहली बार पढ़ने की भी उसको ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो याद तो रहेगी नहीं, तो फिर ज़रूरत तो वैसे ही नहीं है उसकी। तो रिवीजन 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 ही हमें करनी है और बार बार हमें एक ही चीज़ को पढ़ना है। ज़्यादा चीज़ों के पढ़ने की बजाय आप कंसंट्रेट करो कि एक ही चीज़ पढ़ूँ मैं और वो बार बार पढ़ लूँ। हर बार नई एक इंसाइट्स निकल कर सामने आती है किसी भी मटेरियल में से। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। लिमिटेड स्टडी इज़ दी टैलेंट। ठीक है, तो जितना आपको करवा रहे हैं उतना आप अपने अच्छे तरीके से कवर करो। जो भी आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ कवर नहीं हुई, उसको हम देखने के लिए हैं, उसको हम अगले महीने में कवर कर दें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आपने रिवीजन करनी है एक ही मटेरियल की बार बार, चाहे CBL के हो चाहे किसी और की भी आप पढ़ लो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही ही करना है। कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो उसको बस ये ध्यान रखना कि उसको ही करना है आपने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज अक्टूबर मंथ पार्ट 1 करेंगे। आज 20 MCQs करेंगे और देखते हैं कि कैसे MCQs बन सकते हैं किसी भी टॉपिक में से, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं हर एक टॉपिक की, उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, उसका बेसिक हिस्ट्री क्या है, क्वेश्चन उसमें से कैसे आ सकते हैं, वो सब चीज़ें एक बार लगातार देख लेते हैं। चलिए फिर शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन BFC। ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन बीचेस को मिलता है जो कि बहुत हाइजीनिक होते हैं, जहाँ पर जाना लोग प्रेफर करते हैं। टूरिज्म वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंट, तो उस जगह को मिलता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज़ प्रेजेंटेड बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE। देखो ये एक NGO है जो इन सभी पूरे के पूरे बीचेस को प्रोवाइड करती है कि आप ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है या नहीं है। तो अगर जैसे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस की एक लिस्ट निकालती है, तो लोग जब भी प्लान बनाते हैं कि यहाँ चलते हैं कि वहाँ चलते हैं, तो उनको पता होता है कि देखो ये बीच है जिसको ये सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जाना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का। तो इंडिया में टूरिज्म बढ़ता है, बाकी और कंट्रीज में टूरिज्म बढ़ता है, पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो इस तरीके से क्या है ना, इंडिया की इकॉनमी बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी चलने लग जाती है। तो इसीलिए ये सर्टिफिकेशंस बड़ी ज़रूरी हैं हमारे लिए।
तो ये बात सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, द सर्टिफिकेशन इज गिवन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द प्रिस्टीन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। ठीक बात है, तो कोस्टल वाला एरिया प्लस मरीन वाला एरिया, आप उस जगह पर कोई भी ऐसा पोल्यूशन प्लांट नहीं खोल के बैठे हुए हैं कि पूरा का पूरा अपने एरिया आपने सारे एफ्लुएंट्स ओशन में ही भेज दिए, तो उससे तो ओशन खराब हो गया, कोस्ट ठीक हो गया आपका, लेकिन हमारा जो पूरा पर्पस है वो तो सॉल्व नहीं हुआ। तो कोस्ट भी बचाना है, मरीन इकोसिस्टम भी बचाना है, दोनों ही हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है। सेकंड, थर्ड, इन इंडिया देयर आर टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। अब न्यूज में क्यों था, इंडिया में पहले 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस थे, अब जो रिसेंटली 2 ऐड किए गए हैं तब ये हो गए हैं टोटल 12। तो ये बात सही है, लेकिन आप ध्यान रखना पेपर जब आप देने जाएं तो उससे पहले अगर कोई और आप कह लो कि सर्टिफाइड बीच आ गया है बीच में, तो फिर वो 12 से 13 हो गए हैं। तो हम करंट अफेयर्स में कवर तो करेंगे उसे वैसे भी, लेकिन याद रखने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि वो कौन से 2 हैं जो नए ऐड हुए हैं और वो 10 कौन से हैं जो पहले से ही एडेड थे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो नए 2 ऐड हुए हैं, एक तो है आपका, दोनों ही लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप काफ़ी फेमस भी हो रहा है, लक्षद्वीप में बहुत सारे जो टूरिज्म के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट्स। तो इसमें 2 बीचेस हैं, एक तो है आपका मिनिकॉय थुंडी बीच और एक है आपका कादमत बीच। कादमत आइलैंड्स हम लोग ने ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में किया था, तो कादमत हो गया, मिनिकॉय थुंडी बीच हो गया, तो ये 2 नए ऐड हुए हैं। और ये एक लिस्ट है जिसमें आपके टोटल 10 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। जैसे फॉर एग्जांपल गोघला बीच है दमन एंड दीव वाले एरिया में, शिवराजपुर है, कसरकोड है, पादुबिद्री है, कप्पड़ है, ये सारे जो सारे के सारे बीच हैं ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस आर नॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड, तो पता होता है कि हाँ नाम सुना हुआ है तो ये तो कम से कम है। तो एक बार ये जो 12 बीच इनके ऊपर नजर मार लेना, ताकि फ्यूचर में कुछ अगर कोई ऐसा बने तो आपको आता हो फिर वो। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेफ एक्सपो 2022। ये है आपका डिफेंस के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इन 2022 द एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। डिफेंस आपकी डिफेंस एग्जीबिशन है बेसिकली कि जिसमें इंडिया जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करता है या यूज करते हुए आया है या पहले यूज करता था अब यूज नहीं करता, तो उनका एग्जीबिशन सा है। और व्हाट अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, कि नई चीज़ों में कैसे कैसे इंडिया और तरक्की कर रहा है, उन सभी के बारे में एग्जीबिशन में लोगों को बताया जाता है ताकि उनको पता हो कि सरकारें क्या कर रही हैं और कैसे कैसे इक्विपमेंट हमारे पास है ना। तो एक बड़ी क्यूरियोसिटी भी होती है लोगों के दिमाग में कि हम कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं, कौन सी हम जो ड्रोन्स है वो यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। और ये हुआ सही बात है गांधीनगर में ही है, तो ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, द थीम फॉर 2022 डेफ एक्सपो इज पाथ टू प्राइड। जैसे मैंने बोला ना कि क्यूरियोसिटी होती है, एक ऐसे होता है कि हाँ हमारे पास इतना सब कुछ है, तो एक ये पाथ टू प्राइड के नाम से थीम भी रख दी गई है, तो याद भी आपको ऐसी हो जाएगी ये। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ एन एनुअल इवेंट, तो वो ध्यान रखना कि इतने सारे इक्विपमेंट, इतने सारे वेपन्स हर साल एक जगह पर इकट्ठे करने ताकि लोग उनको देख पाएँ, थोड़ा सा ना से एडमिनिस्ट्रेटिवली हेक्टिक टास्क बन जाता है। तो ये 1 साल में एक बार नहीं बल्कि 2 साल में एक बार होता है, तो ये ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, तो फर्स्ट 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 1 and 2 ओनली, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बाइनियल इवेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरपोल। इंटरपोल की न्यूज़ थी क्योंकि इसकी रिसेंटली मीटिंग अभी अक्टूबर मंथ में होकर हटी थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, द रीसेंट 2022 मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली हेल्ड इन दुबई। देखो हर साल इसकी मीटिंग तो होनी है, लेकिन इंटरपोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है इस साल क्योंकि इसकी मीटिंग दुबई में नहीं हुई है बल्कि इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई है, तो इसलिए करंट अफेयर का पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये दुबई नहीं है, द आंसर इज न्यू दिल्ली, इंडिया। सेकेंड, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज इन लियोन, फ्रांस। देखो ये पता ही है इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है। जैसे हर पूरे एक स्टेट की पुलिस होती है, पूरे देश की पुलिस होती है, वैसे इंटरनेशनल पुलिस भी है ये।
कि कोई भी अगर एक क्रिमिनल इंडिया से भागकर किसी और कंट्री में जाता है तो उसको पकड़ने के लिए इसका सहारा हम ले सकते हैं। कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट नोटिस जारी करते हैं कि ये रेड नोटिस है, ये येलो नोटिस है, उसको गिरफ्तार कर लेना है पकड़ते ही, या फिर उसको बस ऐसे वार्निंग दी हुई है, तो वो सब चीज़ें जो इंटरपोल करता है। इंटरपोल में हर एक देश अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होती है थ्रू CBI। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है कि इसका हेडक्वार्टर आपका लियोन फ्रांस में है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका B2 ओनली। चलिए, तो आंसर इज B2 ओनली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि इंडिया में क्या पहली बार ये मीटिंग हुई थी? पहली बार तो नहीं, बट पहली बार की जैसी ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 25 साल के बाद ये मीट हुई थी, तो 1997 में पहली टाइम मीट हुई थी, अभी सेकंड टाइम है इंडिया के लिए। अगर हम इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल की बात करें तो ये इसमें 195 कंट्रीज इसका पार्ट हैं, तो अराउंड जितने भी UN मेंबर्स हैं उतने ही इंटरपोल में मेंबर्स भी हैं हम सबके। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मीटिंग्स अभी हुई हैं कि बाद में हुई थी, उसके बारे में हल्का सा देखते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आने वाली हैं। जैसे कोई भी QS रैंकिंग हम लोगों ने करी थी, तो एक नई और आ गई है द टाइम्स हायर एजुकेशन, है ना। तो वैसी टाइम मैगजीन वाली भी होती है एक। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आएगी। आपने इनको याद करने का तरीका बनाकर रखना है अपने हिसाब से कि ये एक निमोनिक सा बना दिया, जैसे ये शब्द सुनेंगे तो ये शब्द एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन वाली। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सिक्योर्ड दी फर्स्ट रैंक। देखो, जनरली ना आप कह लो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनके बीच में कंपटीशन रहता है बहुत ज़्यादा। तो जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप टिक करना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, क्योंकि उसके टॉप करने के चांसेस जो थोड़े से ज़्यादा हैं बाकियों के मुकाबले। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप उसको टिक कर देना, अगर आपने अटेम्प्ट ही करना है वो क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट नहीं करना तो छोड़ दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि यही आंसर सही होगा, बट ट्रेंड के हिसाब से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। सेकेंड, फ्रॉम इंडिया द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सिक्योर्ड दी टॉप पोजीशन। तो IISc बेंगलोर तो हमेशा जैसे टॉप पर रहता ही है जनरली। IIT मद्रास हो गया, IIT न्यू दिल्ली हो गया, इनके बीच कंपटीशन सा लगा रहता है। तो तीनों में किसने टॉप किया है वो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बात भी सही है आपकी। पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट ना? तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर रहेगा आपका C, बोथ 1 and 2। तो कोई भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर आती है तो आपको पता हो कि फर्स्ट कौन है और किस इंडेक्स के हिसाब से कौन फर्स्ट है, वो पता होना चाहिए आपको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड किसी और इंडेक्स में फर्स्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने QS रैंकिंग वाला किया था तो मैंने बताया था आपको कि QS K से Q शुरू है और कैलिफोर्निया से भी K से शुरू था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाज एट द टॉप USA में, है ना। तो ऐसे देखो, मेरे को भी याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। इसका आंसर है ऑप्शन C। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है फर्स्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड जो है वो है सेकेंड। इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एज एट दी फर्स्ट। और साथ में इंडिया 75 इंस्टीट्यूट्स में से सबसे ज़्यादा मतलब 6th नंबर पर रिप्रेजेंटेड कंट्री है। मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में, इंडिया 6ठे नंबर पर है कि इससे पहले 5 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो भी टॉप 75 में। तो इंडिया 6th नंबर पर है उस मुकाबले के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5th। PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए, मोदी जी जहाँ पर जाएंगे वो वहाँ पर क्या करते हैं, किस चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पर भी वो जाए, वो कहाँ पर, किस रिवर के किनारे वो उतरे हैं, या फिर किस चीज़ की उन्होंने इनॉग्रेशन करी है, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर भी वो जाएंगे तो हमारा सिलेबस बढ़ रहा है साथ साथ। तो वैसे ही ये इस बार मध्य प्रदेश जाकर आए थे, जहाँ पर इन्होंने महाकाल लोक प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। तो फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी न्यूज़ में था। तो ये इसके ऊपर स्टेट वाइज क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए हल्का सा याद रखेंगे इन्हें। तो महाकाल लोक प्रोजेक्ट है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन B इज दी आंसर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? उज्जैन वाले एरिया में। ठीक है, उज्जैन शहर किस पर बसा हुआ है? शिप्रा रिवर पे। तो वैसे ही आपको इनकी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंड यूएन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। देखिए ये एक ऐसी कंट्रीज का समूह है जो ये चाहते हैं कि जियोस्पेशियल वाइज, मतलब कि पूरा का पूरा अर्थ का डेटा पता हो हमें, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, कहाँ पर हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, कहाँ पर हमारा फॉरेस्ट कवर है, कितना ज़मीन जो है हमारा बंजर है, तो वो सब की जो जानकारी है वो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी से हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंट्रीज का समूह है जो ये पूरी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं आपस में, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट वाज हेल्ड इन हैदराबाद। देखिए रिसेंटली अभी सेकेंड ही हुई है, यूएन की है वैसे भी तो इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये हैदराबाद में ही हेल्ड हुई है अभी। सेकेंड, द थीम ऑफ द कांग्रेस वाज जियो इनेबलिंग एंड ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। देखिए नाम से क्लियर है कि जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, कि सिर्फ एक कंट्री ही नहीं बल्कि हम पूरे सारे के सारे वर्ल्ड को इस तरीके से इकट्ठा लेकर आएंगे ताकि जो डेटा है आपका एरिया वाइज, फॉरेस्ट कवर वाइज, क्रॉप वाइज, वो सब आपस में हम लोग शेयर कर सकें, सिक्योरिटी वाइज, टेररिज्म वाइज। तो इतनी सारी जो लिबर्टीज हैं वो हमने कंट्रीज को दी हैं दैट दे कैन शेयर द डेटा। तो ये बात भी सही है कि हाँ थीम यही थी, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कि जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके सैटेलाइट्स नहीं है, वो भी डेटा इजीली बाकी और कंट्रीज से गैदर कर सके। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी, बोथ 1 and 2। ये इंपॉर्टेंट है, थीम पता हो, ऑब्जेक्टिव पता हो और कहां पर हुई है बस ये पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एवी गैस 100 LL। ये क्या है, देखिए ये एक आपका फ्यूल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, दिस एविएशन फ्यूल इज लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, सेकंड, द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दिस फ्यूल केम फ्रॉम यूरोपियन टेक्नोलॉजीज। देखिए ये एक ऐसा फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिसर्च वगैरह करके बनाया है जिससे कि एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल इज इंक्रीजिंग। अभी तक जो एविएशन फ्यूल है हम लोग यूज़ करते हैं मंगा के यूरोपियन कंट्रीज से, लेकिन हमने पहली बार ये इंडिजिनस फ्यूल बनाया है जिसको हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, है ना। तो बाकी और हमारे जितने भी एविएशंस वगैरह हैं, आपके UAVs हैं, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स, इन सब में भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये बात सही है कि अभी इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बात सही है। और इसको बनाने की जो टेक्निक है ये आपका यूरोपियन कंट्री से नहीं आती है, ये इंडिया ने अभी इंडिजिनसली बनाया है, वो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। इसकी रिफाइनरी जो है गुजरात में, वहाँ पर ये सब सेटअप है जहाँ पर ये सब चीज़ें बनती हैं, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। पूछा गया है आप लोगों से, करेक्ट ना, तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो इसका आप नाम ध्यान रखना, किसने बनाया है ध्यान रखना, कहाँ पर बना रहे हैं, गुजरात में बना रहे हैं, और एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है जो कि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा सुपीरियर है। एफिशिएंसी अच्छी है कि कम तेल में ज़्यादा आगे तक जो फ्यूल है, आगे तक जो इंजन है वो चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट। देखिए फ्रीडम ऑन द नेट का मतलब है कि इंटरनेट पर किसको कितनी फ्रीडम है अपना जो पूरे सारे व्यूज़ हैं उसको रखने की। देखो एक तो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक है आपका फ्रीडम ऑन द नेट। बहुत सारे इंडेक्स में इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो जो भी नाम रहता है आपने उसके हिसाब से ही याद रखना है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट कौन निकालता है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय WEF। तो WEF बहुत सारे और रिपोर्ट्स निकालता है बट ये नहीं निकालता। ये एक USA का NGO है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है और ये बताते हैं कि पूरा इंटरनेट जो है वो कितना सिक्योर है, लोग कितनी अपनी बातें रख पाते हैं, किन लोगों को पकड़ लिया जाता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन सब के आधार पर हर किसी को रैंक दिए गए हैं। तो ये WEF नहीं बल्कि फ्रीडम हाउस ऑफ USA रिलीज करता है। सेकेंड, आइसलैंड टॉप द इंडेक्स, बात सही है। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको नेट पे लिखने की चीज़ों की आज़ादी है, आपको सरकार जो है ऐसे फ्रीडम देती है कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू ओनली एंड ओनली फ्रीडम हाउस ऑफ USA। तो ये बात सही है, आइसलैंड ने टॉप किया है। थर्ड, चाइना इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स।
चाइना इज कंसिडर्ड टू बी थोड़ा सा ना ऐसे मतलब क्लोज सा कंट्री, कि बहुत सारे जो मीडिया है, बहुत सारा जो इंटरनेट है वो सरकार की तरह कंट्रोल्ड है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार के थ्रू ही होकर जाती है, तो वो चीज़ सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं लोग तो थोड़ा सा उसको बैन भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसी वजह से चाइना जो है यूएसए के फ्रीडम हाउस की अकॉर्डिंग इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2 और 3 बी ऑप्शन, ये ध्यान रखिए। बट इसके साथ साथ आपको ये पता हो कि इंडिया का क्या पोजीशन है। तो इंडिया जो है वो है टोटल आपके 51 नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक इज 51, पिछले सालों के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी वाला जो रैंक है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो टॉप बॉटम इंडिया का रैंक किसने पब्लिश किया है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CRII कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, इसके रियल कमिटमेंट है, जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे ताकि जेंडर इनइक्वालिटी कम से कम हो सके। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, द इंडेक्स इज रिलीज बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल इन कोलैबोरेशन विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI। देखिए जितनी भी आपकी इनइक्वालिटी, जेंडर गैप, ये सब जो है ना, ये ऐसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल निकालता है। तो थोड़ा सा याद कर लेना कि जहाँ पर भी ये पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जनरली ये आता है या WEF आता है, दोनों में कन्फ्यूजन होती है बस। तो इन दोनों में से आपको याद रखना है कि ऑक्सफैम जो है ये है आपका CRII निकालने वाला इंडेक्स। सेकेंड, नॉर्वे टॉप द इंडेक्स, ओके। थर्ड, इंडिया सिक्योर्ड 123rd रैंक ऑफ 161 कंट्री। तब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इंडिया में इनइक्वालिटी है उसके लिए कमिटमेंट तो है, लेकिन हम धीरे धीरे 1 2 3 करके ऐसे उसको खत्म कर रहे हैं। तो इंडिया का रैंक भी कितना है, 1 2 3। तो क्योंकि बहुत इंडेक्स होने वाले हैं आगे जाकर, आपको मे बी लग रहा हो कि ये क्या है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। पता होता है कि 1 2 3 से आपको आगे के लिए चीज़ें याद रह जाएंगे। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी जो आपको ठीक लगता है आप वो कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना ऐसे ही है। मेथड आपको पता हो कि उस मेथड में आपने क्या निमोनिक लगाना है, वो आपकी इच्छा है ना। तो बट निमोनिक जरूर बनाएंगे। पूछा क्या है करेक्ट, दोनों तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका D, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट है किसने रिलीज किया है इंडेक्स, और साथ में क्या इसके टॉपर्स हैं, और इंडिया का रैंक क्या है, टोटल कंट्रीज कितनी है 161, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दर्शाता भी है कि इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। तो 161 से 123 रैंक है हमारा, तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं बाकी और कंट्रीज से भी। ठीक है, तो थोड़ा सा रैंक पता हो, ये सब चीज़ों के बारे में हमें हल्का सा आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, WEF, WIPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, नन ऑफ द अबव। देखो इनोवेशन वही करेगा जो इंटेलिजेंट है, मतलब तुक्के कई बार लग जाते हैं, बट तुक्के भी इंटेलिजेंट लोगों के ही लगते हैं। तो इंटेलिजेंस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ही रिलीज करना चाहिए क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन B, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस इंडेक्स में टोटल 132 कंट्रीज को रैंक किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए, क्योंकि पैरामीटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरियाज ऑफ ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, कि आपके देश में कितने लोगों को ऐसे मतलब इच्छा है कि वो इनोवेशन करें, कुछ रिसर्च करें, कुछ जिसके लिए आप उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप फर्स्ट पैरामीटर में लिखेंगे। फिर बिजनेस सोफिस्टिकेशन, कि आपने बिजनेस अगर शुरू कर भी लिया तो उसमें कितना आपको रिलैक्स है, क्या बहुत ज़्यादा बार इंस्पेक्टर्स आकर आपको टैक्स के लिए, या फिर सरकार जो है बार बार आपको रूल्स काफ़ी आपके ऊपर थोपे हुए, तो उनको ही फॉलो करने में पूरा टाइम निकल जाता है आपका, वो काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च का, उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाने का। एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, कि जो आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जो बनाई है आपने, जो इनोवेशन करी है, उसका फ़ायदा क्या पहुंचा लोगों को, आउटपुट क्या है, तो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप चाहते क्या थे, क्या वो पूरा कर पाए आप। तो उन सभी चीज़ों पर हम हर एक कंट्री को ऐसे रैंक देते हैं। इंडिया का रैंक इस बार है टोटल 40,
ये इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के मुकाबले इंडिया का रैंक काफ़ी इंप्रूव किया है, तो ये भी एक इंडिया के लिए अचीवमेंट थी कि इंडिया में जो इनोवेशंस की स्ट्रेटजीज हैं जो सरकार लॉन्च करती रहती है साथ साथ, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है ना। तो इसलिए इंडिया का रैंक 40th है। टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री माना गया है। हमने पहले भी देखा था ना कि पूरे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो कहाँ, किसने लॉन्च करी थी? स्विट्जरलैंड ने। 2 किलोमीटर की ट्रेन थी, तो मतलब इतना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है ना। तो स्विट्जरलैंड इसीलिए इनोवेटिव पे आपके नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, इंडिया 40th पर है। और टोटल आप कह लो कि 132 कंट्रीज हैं। पैरामीटर्स क्या हैं, रिलीज़ किसने किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आइडिया हो हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.